Hello students, today we will discuss about chapter number 2 class 11th. हॉर्नबिल से लिया गया ये चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मीन्स हमें मरने में कोई डर नहीं है अगर हम सब एक साथ हैं। एंड ये चैप्टर जो है ये गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर बहुत ही इंस्पायरिंग है जो हमें बहुत इंस्पायर करता है और हमें बहुत हिम्मत देता है, एनकरेज करता है। सो लेट्स गो थ्रू ऑल द कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, देन विल गो टू समरी। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हैं इसके नरेटर गॉर्डन कुक, जो 37 ईयर्स के हैं और इनका बहुत पुराना सपना है कि वो जेम्स कुक जो सबसे पहले जिन्होंने कि अपनी पूरी धरती की जो यात्रा है, पृथ्वी की यात्रा जो है वो एक शिप के थ्रू इन्होंने कंप्लीट की थी, तो उसको रिपीट करना इनका ड्रीम है। फिर आते हैं मेरी। मेरी इज़ गॉर्डन कुक्स वाइफ, नरेटर्स वाइफ, who supports throughout the voyage journey to the narrator. Then comes Larry Wiesel. लैरी विजिल जो है ये एक अमेरिकन है और इनके और नरेटर के क्रू मेंबर होते हैं जो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर हर्ब सीगलर एक स्विस क्रू मैन होते हैं जो इनके साथ इनको फॉलो करते हैं। फिर आता है सुजेन इज़ द डॉटर ऑफ द नरेटर गॉर्डन कुक, ये 7 ईयर्स की होती है, छोटी बच्ची। देन कम्स जोनाथन जो है इनका बेटा होता है नरेटर का और ये इज़ ओनली 6 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है इसका वो है वेव वॉकर, द शिप इटसेल्फ। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है पूरी वॉयेज में, थ्रू आउट द वॉयेज, वो होता है वेव वॉकर का। वेव वॉकर जो है इसके बारे में सबसे पहले समझ लें कि ये जो है 23 मीटर्स लॉन्ग वुडन एक शिप रहता है जो स्पेशली उसी के लिए, इतनी लंबी यात्रा के लिए इसको तैयार किया जाता है। और इसके बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसके एक्सरसाइज इसके साथ करते हैं ये देखने के लिए कि ये पूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो वॉयेज है उसको कंप्लीट करने के लायक है या नहीं है। इसका वज़न जो होता है वो 30 टन रहता है, वुड का पूरा बना हुआ रहता है और प्रोफेशनली इसको बिल्ड किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू समरी ऑफ द चैप्टर। द वॉयेज बिगिंस। देखिए, आपको पता होगा कि जेम्स कुक ने सबसे पहले पूरी पृथ्वी को समुद्र के द्वारा नापा था, यानी कि पूरी यात्रा की थी, पृथ्वी का चक्कर लगाया था लगभग 200 साल पहले। और नरेटर जो है वो ये चाहते हैं कि 200 साल पुराने उसकी जो वॉयेज थी उसको वो रिपीट करें। तो इनकी जो यात्रा है ये जुलाई 1976 में स्टार्ट होती है प्लाईमाउथ अमेरिका से। और उस यात्रा को, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए नरेटर और इनकी वाइफ जो है वो 16 साल लगातार इसके ऊपर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि किस तरह से यात्रा शुरू की जाए, उसके लिए जो शिप है वो कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट कंटेंट्स होते हैं जो उनको रखने चाहिए। ये सब करने के बाद ये जुलाई 1976 को ये जुलाई में ये स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को। उस समय क्रिसमस के आसपास का समय रहता है। फिर आता है द प्रॉब्लम्स बिगिंस ड्यूरिंग द वॉयेज। अब प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं, उससे पहले क्या होता है ये देख लीजिए। प्लाईमाउथ से जब ये स्टार्ट करते हैं तो 1,05,000 किलोमीटर की ये लंबी जर्नी कंप्लीट करने के बाद जो इनका फर्स्ट जो जहाँ पर इनका डेस्टिनेशन होता है केप टाउन पहुँच जाते हैं सुरक्षित रूप से और बहुत खुशहाल, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम शुरू होते हैं कब, जब केप टाउन से ये दोनों इनके जो क्रू मैन हैं हर्ब सीगलर एंड लैरी विजिल, दोनों को जब वहाँ से लेते हैं, पिक करते हैं और उसके बाद जब लगभग 3500 किलोमीटर केप टाउन से ईस्ट में निकल जाते हैं आगे, तब जब नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में जब पहुँचते हैं, जो दुनिया का सबसे रफेस्ट ओशियन माना जाता है यात्राओं के लिए, तो वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको, वहाँ से इनकी परेशानी शुरू होती है। और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के आसपास का समय रहता है। 25 को ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं सभी लोग मिलकर खुशी खुशी। और शाम के समय लगभग 5 बजे के करीब वहाँ पर फिर मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है।
और वाला ऊंची ऊंची वेव्स जो हैं वो उठने लगती हैं समुद्र में, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ास्टर स्ट्राइक्स। डिज़ास्टर सभी जानते होंगे, आपत्ति, आपदा, मुश्किल, मुसीबत। जब शाम को 6 बजे देखते हैं कि जो उसकी वेव्स हैं, सी वेव्स, वो और ज़्यादा ऊंची रेस कर रही हैं, उठ रही होती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, अचानक शाम के समय कि बहुत ऊंची वेव आती है, लगभग 30 मीटर ऊंची वेव आती है, जिसको देखकर पहले तो नरेटर ये समझता है कि वो बहुत काले गहरे बादल इधर से आ रहे हैं, और जब वो करीब आने लगती है तो उनको इस बात का एहसास होता है कि ये बादल नहीं है, ये तो एक इतनी ऊंची वेव है जो बादल जैसी दिख रही है। लेकिन आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, 30 मीटर इज़ टू मच, यू नो, लगभग 9 मंजिल ऊंचा, समझ लीजिए। तो वहाँ जब उतनी तेज़ वेव आती है तो वह वेव वॉकर जो होता है उसको बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करती है, और अंदर जो भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं और जो भी उनका सब जो याट वगैरह रहती है वो काफ़ी डैमेज होती है। उससे उनका शिप जो है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है, टूट फूट जाता है, उसमें होल्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू पानी जो है वो पूरा का पूरा शिप के अंदर आने लगता है। और उनके क्रूमैन जो हैं लारी विजिल और हर्ब सीगलर, ये दोनों पूरी ताकत के साथ जुट जाते हैं और उसमें से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रैंटिक सर्वाइवल अटेम्प्ट्स, फ्रैंटिक मीन्स होता है, मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। तो बहुत मुश्किल समय जो होता है सर्वाइवल का, वो समय उससे गुजर रहे होते हैं, वो सभी सब अपने अपने तरीके से उसको सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। दोनों क्रूमैन जो है वो पानी को पंप करके बाहर से शिप के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, वो करते करते समुद्री जो कचरा होता है वो उनके पंप में फंस जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो पंप वर्किंग करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा उनके पास एक हैंड पंप भी होता है इलेक्ट्रिक पंप के अलावा, तो वो भी डैमेज हो जाता है, वो भी काम करना बंद कर देता है। तभी नरेटर को एक ध्यान आता है कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ है। तो वो जाके क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक पंप को ढूंढ कर लेकर आते हैं और उससे कोशिश करते हैं। तो दोनों 15 घंटे लगातार 15 आवर्स कोशिश करते हैं पानी निकालने की, और काफ़ी हद तक वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनकी कामयाबी जो है वो तब ख़राब हो जाती है जब रात भर के बाद फिर वो देखते हैं कि पानी वापस फिर से शिप में भर जाता है। तो नरेटर गॉर्डन कुक जो है वो वापस जाते हैं केबिन के अंदर, और वहाँ देखते हैं कुछ कैनवास और कुछ उनको एक ऐसे इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिनसे उसको होल्स जो है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि एक बहुत तेज़ वेव आके टकराती है, और इससे नरेटर जो है वो उछल कर समुद्र में जाके गिर जाता है। और उसी अटेम्प्ट में क्या होता है कि जब दूसरी वेव आती है तो उनको उस समय जब समुद्र में रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब उनका ये आखिरी समय है, वो बच नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर। तभी एक और वेव आती है, और उस वेव के थ्रू क्या होता है, वो उछलते हैं पानी के साथ और वापस शिप में आकर गिरते हैं। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, उनकी लेफ़्ट साइड की रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ, वो टूट चुकी होती हैं, और उनका मुंह जो है पूरा ब्लड से भर जाता है। तभी क्या होता है कि उनकी बेटी जो है सुजैन, वो उनके पास आती है, और बेटी को जब वो देखते हैं नरेटर तो उनको एहसास होता है कि इसकी आँख के पास जो है काफ़ी गहरा घाव होता है, और उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, बम्प बन जाता है। लेकिन वो उस समय उसको नहीं देखते हैं, ज़्यादा उस पर अटेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा ज़रूरी था सर्वाइवल, और उसके लिए वो अटेम्प्ट कर रहे थे। डैमेज एंड लॉस्ट इक्विपमेंट्स, उसी समय क्या होता है कि उनके कई सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो जो औजार होते हैं, वो गुम जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं उसमें, और उनके जो किचन के जो बर्तन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, पानी जो शिप में भरा रहता है उसमें तैर रहे होते हैं तेज़ आवाज़ों के साथ, और रोरिंग साउंड आ रही होती है वेव्स की। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, उस समय किसी तरह से वो मैनेज करते हैं, और लगभग 2 दिन के बाद उनकी वाइफ जो है मेरी, वो भी पूरा सपोर्ट करती हैं, और शाम के समय वो उनको कहीं बिस्किट रखे हुए मिलते हैं, तो बिस्किट्स और थोड़ा बहुत स्नैक्स लेकर आती हैं। और 2 दिन के बाद उनको ऐसा अवसर मिलता है कि 2 दिन बाद वो कुछ भी खा रहे होते हैं। तभी क्या होता है, उनकी नरेटर और उनकी वाइफ जो हैं वो डेक पर बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, और उनको ये एहसास होने लगता है कि शायद ये उनका अंतिम समय है।
अब वो और ज़्यादा देर तक समुद्र में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी उससे उनको ऐसा लग रहा था। पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, पिनप्रिक जानते हैं? एक बहुत बड़े पेज के ऊपर पिन से ज़रा सा डॉट लगा दें तो उस पेज के कंपैरिजन में वो डॉट जो दिखेगा ना वो पिन प्रिक कहलाएगा। इसी तरह से इतने विशाल समुद्र के अंदर सदर्न इंडियन ओशियन के पूरे इतने बड़े विशाल समुद्र के अंदर पिन प्रिक्स यानी कि बहुत छोटे छोटे 2 आइलैंड्स उन्होंने उस चार्ट में देखे थे, जो चार्ट वो लेकर चले थे साथ में। और जब उन्होंने देखा पूरा डैमेज हो चुका है तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो किसी न किसी तरह से कहीं लैंड एरिया को टच कर पाएँ कैसे भी। तो उन्होंने अपना वो चार्ट निकाला और फिर से बहुत सारे कैलकुलेशंस किए। कैलकुलेशंस करने के बाद उनको ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ से लगभग 5 बजे तक हम उस आइलैंड को टच कर लेंगे, जिसका नाम था एल एम्स्टर्डम। एल एम्स्टर्डम जो है वो फ्रांस का एक साइंटिफिक पॉइंट था जहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च वर्क करते हैं। तो ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 5 बजे तक हम जो है उस एल एम्स्टर्डम आइलैंड को हम टच कर लेंगे। और ऐसा सोचने के बाद फिर उन्होंने सारी चीज़ें ठीक की और जाकर वो अपने केबिन में जाके सो गए। ये 5 बजे शाम की बात है। 6 बजे, ठीक 6 बजे नरेटर की आँख खुलती है और वो भड़बड़ा के ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद वो आइलैंड जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो पीछे छूट चुका है। लेकिन उसी समय क्या होता है, उनका बेटा और बेटी जो है वो उनके पास पहुंचते हैं, सुजैन और जोनाथन। सुजैन जो होती है वो उसके गले लग जाती है और गले लगकर जो है उसको बोलती है, यू आर द बेस्ट डैडी ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स तुम दुनिया के सबसे अच्छे फादर हो। लेकिन नरेटर सोचता है कि शायद ऐसा मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता था वो कर नहीं पाया और जो हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। उससे मीन्स पूरी फैमिली जो है वो खतरे में पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर उनका बेटा जो है वो कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम लोग सब साथ में हैं। मीन्स अपने फादर को वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करने की कोशिश कर रहा था और उसको ये लग भी रहा था कि उसके फादर जिस तरह से बिना किसी डर के भय के लगे हुए हैं उसको काम करने में और उससे मुश्किल से का सामना करके और सफलता की ओर जाने के लिए जिस तरह से लगे हुए हैं, तो उसको भी ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे फादर जितनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएगी। और वो अपने फादर को इनकरेज करता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। यही इस पूरे चैप्टर का जो मोटिव है, जो नरेटर को इनकरेज कर देता है आगे जाने के लिए। तो फिर और वो और ज़्यादा कोशिशें तेज कर देता है। और उसके बाद फिर द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये नरेटर जो है 6 बजे जब सोकर उठता है तो उस समय क्या करता है, वो फिर से एक चार्ट को देखता है और उस चार्ट को देखकर अपने जो क्रू मैन है हब सीगलर और लारी विजिल, इनको बोलता है कि शिप को 185 डिग्री पर कर्व करो और उसके बाद सीधा चलने दो। सब कुछ ठीक रहा तो हम 5 बजे तक एल एम्स्टर्डम आइलैंड को टच कर लेंगे। फिर वो चलते रहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर, हाँ, तो जब वो बेटी उनकी जब खुश होकर आती है तो वो उससे बोलती है कि डैडी यू आर द मीन्स बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसा है तो ऐसा नहीं है, मैं तो पूरी यात्रा भी नहीं ठीक से कर पाया हूँ। तो वो कहती है नहीं, हम लोग जो है वो अब आइलैंड को टच करने वाले हैं, वी आर जस्ट क्लोज टू द आइलैंड। तो ये देखकर वो बाहर आते हैं डेक से और देखते हैं सामने उनको दिखता है कि आइलैंड पर पहुंच गए। ये देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं और जब आइलैंड को टच करते हैं, जाके वहाँ पर उतरते हैं, तो उनके जो 27 साइंटिस्ट जो होते हैं वहाँ पर जो वर्क कर रहे होते हैं उस आइलैंड पर रिसर्च वर्क, वो उनका वेलकम करते हैं। और वहाँ तक उनकी यात्रा जो है काफ़ी कठिन होती है, लेकिन वे उनको इस बात का की खुशी है कि वो आइलैंड को टच कर लेते हैं और वहाँ से फिर आगे जाने की तैयारी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर डियर स्टूडेंट्स। Along with this video, I am also connecting some notes of this chapter. So just keep a watch on it and go through all the notes. Write down them on the fair copy. Have a very good day.